भी बात करेंगे वो मुश्किल नहीं है। देखो, जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ सारे प्रशासन की धुरी तो राजा ही होता है। यहाँ से बात शुरू करी बादशाह, लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं। प्रश्न तो इसको शुरू करने से पहले ही पड़ा है और वही आएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर मैं कहूँ प्रशासन का सबसे पहले संगठन करने वाला मुगल काल में व्यक्ति कौन था, तो उत्तर है अकबर। वजह क्या? बाबर ने कितने साल शासन किया भारत में? 4। जीवन तो बहुत लंबा है, अनुभव भी बहुत लंबा है, लेकिन अनुभव का लाभ उसको भारत की परिस्थितियों में नहीं मिला या वो ले ही नहीं पाया। 4 सालों में 4 बड़े युद्ध लड़े, खानवा, उससे पहले पानीपत, फिर घाघरा और एक चंदेरी। लेकिन राणा सांगा से 2 साल बाद वो भी मर गया, इसलिए वो तो कर गया, कम काम की वजह से पूरा अधूरा छोड़ गया। हुमायूं को समय तो मिला, टुकड़ों में मिला। कहने को तो बहुत जीवन जी गया, लेकिन उसका 2 भागों में कार्यकाल हमने बांटा है, 1530 से 1540, जब तक कि उसे शेर शाह ने हिंदुस्तान से खदेड़ नहीं दिया। जब लौट कर आया तो 6 या 7 महीने मछीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, जो उसने ततार खां और उनको भगाया, फिर सिकंदर सूर को भगाया, फिर 6 महीने। और या तो कहें उसको समय उसको भी नहीं मिला, या कहें उसमें योग्यता भी नहीं थी। 10 साल बहुत होते हैं। अगर मैं ये कहूँ योग्यता नहीं थी, तो शेर शाह को तो 5 ही साल मिले थे। उसने इतना कर दिया कि उसके ऊपर अकबर का पूरा 49 साल का कायम हो गया राज्य। तो फिर हुमायूं कर सकता तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। पहला प्रश्न ये कि मुगल प्रशासन की विधिवत व्यवस्था करने वाला अकबर था, या फिर मैं यूं भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि यद्यपि भारत में मुगल राज्य की स्थापना करने वाला तो बाबर था, लेकिन मुगल राज्य का वास्तविक संस्थापक तो अकबर था। तो यहाँ अब इसकी जानकारी का स्रोत जो व्यक्ति है हमारे पास, वो ये है, अबुल फजल है। अकबर को जानना है तो अबुल फजल पढ़िए, आईने अकबरी और अकबरनामा पढ़िए। और ये कहता है, सीधी बात, प्रश्न सीधा नहीं पूछेगा, ये तो कहता है कि बादशाह पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है, उसकी छाया है। लेकिन अगर पेपर में यूं आ जाए, मुगल काल में बादशाहत को देवीय सिद्धांत में पिरो दिया। किसने? अबुल फजल ने। ये थोड़ा ध्यान रहे। तो वो कहता है कि बादशाहत का पद उसे मिलता है जिसमें 1000 लोगों की बुद्धि, बहुत सारे लोगों के हजारों गुण एक साथ एक व्यक्ति में मौजूद हों। इसका मतलब अकबर को भी क्या बना रहा है? भगवान का नायब। ठीक उसके बाद उसको रख रहा है। गौर कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के शासक अपने नाम के साथ सुल्तान लगाते थे और मुगल काल के शासक अपने नाम के साथ बादशाह लगाते थे। उत्तर बहुत बार मैंने दिया है, सुल्तान एक अधीनस्थ उपाधि है। किसकी? अल्लाह की नहीं, खलीफा की। यानी कि उसके और अल्लाह के बीच में खड़ा है खलीफा, लेकिन इसके और अल्लाह के बीच में खलीफा नाम की कोई सत्ता नहीं है। वो यहीं से क्लियर होता है कि उसने उपाधि क्या धारण कर ली है? बादशाह। इसलिए ध्यान रहे, कब यहाँ बादशाह कहते ही एक चीज क्लियर हो गई, निरंकुश तो था, लेकिन निरंकुश अत्याचारी नहीं, केवल एक को छोड़कर। लेकिन उस पर भी विवाद नहीं है, आप लोगों के दिमाग में ही है, औरंगजेब को। औरंगजेब अत्याचारी था व्यक्तिगत मामलों में, लेकिन उसके प्रशासन का जो आधार था वो भी जन कल्याण था। लेकिन हम लोग उसको ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते। हमें एक ही चीज बार बार उछलती हुई दिखती है, हिंदुओं को तंग किया, कुरान पर शासन किया। नहीं, उसने भी लोगों के भले के लिए बहुत काम किए हैं। तो इसलिए निरंकुश तो थे, लेकिन बादशाहत में भी उदारवादी दृष्टिकोण थे, और उसका सबसे बड़ा नमूना है अकबर। अब अगली बात, अबुल फजल कहता है कि बादशाह भारत में क्या है? वो देवीय प्रकाश, ये याद रखना है। और वो देवीय प्रकाश एक नाम और भी मिलता है, आध्यात्मिक प्रकाश। इनके 2 शब्द मिलते हैं। आप जिसे कहते हो ये फर-ए-इजादी, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा मैं समझा दूं। अबुल फजल कहता है कि बादशाह जो है पृथ्वी पर क्या है? देवीय प्रकाश का पुंज है। और वो अपनी भाषा में उसे क्या कहता है? फर-ए-इजादी। हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं? देवीय प्रकाश। लेकिन याद रहे, ये शब्द नया नहीं है हमारे इतिहास के लिए। हमारे इतिहास में इस तरह के शब्द बहुत पहले भी प्रचलित रहे हैं। जब गुप्त राजा थे, मौर्य राजा थे, तो संस्कृत में इस फर-ए-इजादी को एक और नाम से भी पुकारा जाता था पहले,
किया खुरा, जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक प्रकाश। यहाँ पढ़े हैं प्रश्न, ये ध्यान रखने हैं। हमें मुगल काल के प्रशासन की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत अबुल फजल। फिर अबुल फजल कहता है कि देवता देवीय ताकत है बादशाह धरती पर, लेकिन वो उसको नाम में क्या पिरोता है, फर्र इजादी। ये है हमारे पुराना नाम किया खुरा। अब बात ये, भारत में जो प्रशासन उन्होंने चलाया, किन दो चीजों का मिश्रण था, अरबी व फारसी। लेकिन परिस्थितियां कहाँ की, भारत की। अरबी व फारसी नियमों को कहाँ प्रयोग किया गया, हिंदुस्तान में। इसलिए अरबी व फारसी का मिश्रण, राजभाषा भी फारसी, ये याद रखना। अगर पूछा जाए मुगल काल में किस भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, तो तुर्की नहीं है। हमारे दिमाग में क्या जाता है, बाबर ने तो तुजो के बाबरी लिखा है, तुर्की में वो दीवान भी लिखता, मुबैयां भी लिखी फारसी में। लेकिन बात ये, वो केवल एक ग्रंथ है, उसका विकास तो नहीं हुआ बाद में उस भाषा का। तो विकास किसका हुआ, फारसी का। और शिरोमणि है, शीर्ष पर पहुंचा है वो अकबर के काल में। अब शुरू करते हैं बात। ये तो कहानी रही, और एक लाइन बोल रहा हूं सीधी याद रखना। मुगल काल का राज्य धार्मिक राज्य नहीं था, धर्म पर आधारित नहीं था, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। किसको, औरंगजेब को। लेकिन सेना पर आधारित था, सैनिक राज्य तो था। और अगर मैं आपको एक आसान कर दूं बात, कोई भी राजतंत्र तब ही टिकता है, या तो राजा शक्तिशाली हो या उसकी सेना शक्तिशाली हो। दोनों ही मामलों में गड़बड़ हो गई तो काम खराब हो जाएगा। अगर सेना शक्तिशाली हो और राजा शक्तिशाली ना हो तो खैर नहीं है किसकी, राजा की, ये गड़बड़ हो जाती थी। इसलिए शक्तिशाली सेना का नियंत्रण भी शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए राजतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है कि आपके पास अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। कमजोर व्यक्तित्व हुमायूं जैसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आपके पास बहुत अच्छी कुशल सेना होनी चाहिए। याद करो वो लाइन जो इब्राहिम लोदी से लड़ते हुए बाबर ने कही थी, हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। वो छोटी सी चीज सीख कर आया था तुलुगमा। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा गौर करते, और राणा सांगा ने क्या मूर्खता करी, उसने चलो युद्ध तो उसके बाद में ही लड़ा। गौर कीजिए 26 में कौन लड़ा, इब्राहिम लोदी, मारा गया। और अगर मैं नियमों पे आलोचना ना करूं और सच में जाऊं, तो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया भी था। अगर मैं नियमों पे ना जाऊं, विवाद में ना जाऊं, तो अगर उस हिसाब से देखूं तो राणा ने बाबर की मदद भी करी है। और जब मदद करी है तो क्या बाबर की सैनिक रणनीतियों को करीब से देखने का अवसर राणा को नहीं मिला। तो फिर उसने अपनी सेना में उसको अपनाया क्यों नहीं, तुलुगमा युद्ध पद्धति का जवाब क्यों नहीं ढूंढा खानवा में, इसीलिए उसके पतन का कारण भी बना। मान लिया हमारे पास तोप खाना नहीं था, लेकिन ये मत समझ लेना कि भारत को तोपों का ज्ञान नहीं था। भारत को तोपों का ज्ञान तो अजातशत्रु के काल में ही था, रथ मुसल शिलाकंटक, याद है ना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था कि भारत में उस समय तोपें मौजूद नहीं थी, ये बस याद रखना है। और उसके पास एक मजबूत तोप खाना था और वो जीत गया। वो मानता भी है कि मेरे तोप खाने ने मेरे को जीत दिलाई। तो अगर मैं बात करूं तो प्रश्न तो ये यहीं पर है चर्चा में, बाकी तो फॉर्मेलिटी है, बचे खुचे रिक्त स्थान आपको भरने हैं, जो मैंने कल पूरा टटोला। थीम पढ़ो बस, ये यहाँ से प्रश्न बन जाएगा आपको। अब ये मुगल बादशाह में केंद्रीय शासन, पहली बात ये। और बड़े बड़े कंपटीशन में कैसे आता है पेपर, आपको आसान कर रहा हूँ, गाइडें आपको उलझा रही हैं। एक नाम वजीर, एक नाम वकील, एक नाम दीवान। आप अलग अलग पढ़ रहे हो। तो बाबर के काल में वजीर होता था, हुमायूं के काल में भी वजीर होता था। मैंने कल भी बात करी थी, मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई, निजामुद्दीन अली वजीर था। लेकिन बात ये, यही व्यक्ति आगे चलकर अकबर के शुरुआती दिनों में किस नाम से जाना गया, और वकील था कौन। लेकिन अकबर को लगा, और ये बात अब आप सब जानते हो, जोड़ना सीखो। कुछ नाम ले रहा हूं। अकबर के जीवन में कुछ एक लोगों का बहुत प्रभाव था, माहम अनगा, आधम खां, रुकैया बेगम, जीजी अनगा, और जीजी अनगा का पति शमशुद्दीन अतका खां। बात क्या कह रहा हूं मैं, उन्होंने किसके कान भरे थे अकबर के, किसके खिलाफ, कि ये क्या कर रहा है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, अपनी मर्जी से लोगों को नौकरी देता है, मर्जी से लोगों को नौकरी से हटा देता है। क्योंकि इस पद के अधिकार में था वो, नौकरी देना और नौकरी निकालना इसके हाथ में था।
तो अकबर ने इसका तो पतन कर दिया, या परिस्थितियों के साथ इसका पतन हो गया, किसी ने और ने मार दिया, अकबर ने नहीं मरवाया। लेकिन अकबर अब ये इस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। उसने क्या किया, पद का नाम बदला, दीवान किया और उसके अधिकारों को कम किया। जो अधिकारों को कम किया, वो जो अलग किए उसके अधिकार, उन अधिकारों को किसी के नीचे तो छोड़ना ही था। वो जिनके नीचे छोड़ा वो एक केंद्र का प्रशासन बन गया, मंत्रिमंडल बन गया, जिसके लिए एक नाम आता है। ये याद रखें। अब गड़बड़ हो रहा है, आप लोगों की समझ में फिर गलती होगी। यहाँ मैं देखता हूँ रूट में जाकर आप गलती कहाँ करोगे, दीवाने वजारत, ये वो नहीं, ये वो नहीं है। ये मंत्री परिषद को विजारत कहा जा रहा है, वजीर दीवाने वजारत नहीं है। ये जिसको हम पढ़ते रहे दिल्ली सल्तनत में, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, कल ही पढ़ा दीवाने रसालत, दीवाने इंशा। वो तो क्या है, वो तो एक वजीर है जो राजा के बाद उसका डिपार्टमेंट कहलाता है दीवाने वजारत। लेकिन यहाँ पूरी मंत्री परिषद के लिए एक नाम आता है। वो मंत्री परिषद को किस नाम से बुलाते हैं मुगल काल में, विजारत। ये ध्यान रखना, ये फर्क है, इसमें बहुत जोर दे रहा हूँ, ये ध्यान से समझनी है बात। अब पहला अधिकारी राजा के साथ ये 3 नाम, दीवान, वकील, वजीर। लेकिन अब एक और बात, दूसरी बात ये राजा का सलाहकार भी हो सकता, लेकिन क्या राजा इसकी सलाह मानने को बाध्य है? कभी नहीं। और जब आपको ये अलग से रखने की जरूरत नहीं, जब राजतंत्र हो और निरंकुश शब्द उसके साथ लग जाए, तो फिर अंतिम शक्तियों का मालिक कौन? राजा। सलाह ले तो सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य वो नहीं है। थोड़ा बहुत उदार या सहिष्णु चलती हैं बातें, कोई सलाह मान भी लेते थे, लेकिन नियम से कहो तो बाध्य तो नहीं थे। तो इसलिए ये बात एक तो ये हो गया। अब इसके अधिकारों को काट कर कुछ तो कम किए गए, जो कम किए गए वो दूसरे लोगों को दिए गए। जिनको दिए गए वो क्या थे? ये दूसरा नाम जब आप पढ़ते हो, मीर बख्शी। तीसरा नाम भी लिख दूं, खान ए सामा, जिसको पहले नाम दिया गया मीर ए सामा। सब पे बात करेंगे ये थे क्या। दूसरी नाम, चौथा नाम था सद्र, उस सुदूर। ये तो हो गया। एक नाम और है, दीवान ए कजा, और एक नाम है, उसको अभी रुक जी, मैं उसका सीधा नाम लिख दूंगा। अब ये पहले ये समझ लें। अब एक बात मैं रोज कहता रहा हूं, वजीर, वकील, दीवान, अगर एक शब्द में पूछो इनका काम क्या था, पूरे साम्राज्य की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करना। लगातार कह रहा हूं कई दिनों से, यही उत्तर है इसका। अब ये भी मत भूल जाना कि ये तलवार चलाएंगे नहीं। सद्र को छोड़कर, काजी को छोड़कर हर व्यक्ति विपत्ति में क्या चला सकता है? तलवार। युद्ध के मैदान में जा सकता है। याद हो, कौटिल्य ने भी इसका अनुसरण, उनका अनुसरण ये भी कर रहे हैं। कौटिल्य भी क्या कहता है, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण तो करते हैं, लेकिन विपत्ति में वो भी सेनापति का पद या सैनिक का पद धारण कर सकते हैं, वो वहां तलवार चला सकते हैं। तो यहाँ मीर बख्शी, बहुत भेद है इसमें, समझनी है थीम। मीर बख्शी का विभाग अगर एक शब्द में पूछें तो क्या था? सैनिक। लेकिन सवाल तो आप उठाओ, पहले मैं लाइन बोलता हूं, फिर सवाल ही सवाल उठ खड़े होंगे। सैनिकों की नियुक्ति, सैनिकों की पदोन्नति, सैनिकों का वेतन, सारी जिम्मेदारी किसकी? मीर बख्शी। लेकिन सेना तो मनसबदारों के पास थी, फिर वेतन ये कैसे देता था? सवाल तो खड़ा हो गया, उलझ गई बात। जागीरें बांटी गई, जागीरें, प्रांत बांटे गए अकबर के द्वारा। 12 प्रांत थे पहले उसके जीवन में, 1580 में। जीवन के अंतिम काल में कितने हो गए? 15। क्या जीता गया? खानदेश, अहमदनगर, बरार। अबुल फजल कितने का उल्लेख करता है? 12 ही। कैसे? अगर मान लो पेपर में आ जाए और मैं ये नाम बता के जाऊं कि अबुल फजल 12 का जिक्र करता है, तो उत्तर फिर भी मैं दे चुका हूं। आईने अकबरी लिखी गई 1597-98 में पूरी हो गई, और उसके दक्षिण की विजय 1601 में पूरी हुई। तो बरार, खानदेश, अहमदनगर उन 99 और 1601 में जीते गए 2 साल में, तो उनका जिक्र उसमें नहीं हो सकता। तो ये पता रहे। अब बात ये, सवाल इसका उत्तर ये है, मीर बख्शी सेना से संबंधित तो था। अब गौर करना, यद्यपि सैनिक किसके पास रहते थे? मनसबदारों के पास। लेकिन नियुक्ति, उसकी भर्ती कौन करेगा? और भर्ती करने के बाद किसे सौंपेगा? मनसबदार को। उसको कहेगा ये आपको अलॉट हो गए। लेकिन वेतन की बात जब आएगी तो फिर कैसे आएगी? इनका रजिस्टर बनता था। अब मनसबदार, देखो, उनकी पदोन्नति भी मैंने जोड़ी, भर्ती तो इसने कर दी,
पदोन्नति ये कैसे करेगा? वो तो ये भी कर सकता है, लेकिन नहीं, मनसबदार की जागीर तो 4 साल बाद बदली जाती थी, उसका तो ट्रांसफर हो जाएगा 4 साल बाद, वहां वो सैनिक तो वहीं रहेगा, तो उसका साल का रिकॉर्ड बनेगा, इसने साल भर में क्या काम किया है, और वो रिकॉर्ड किसके पास जाएगा? तो पदोन्नति भी किसके जिम्मे? मीर बख्शी के। ये तो क्या काम करेगा? ट्रेनिंग देगा उनको, तनख्वाह। अब देखो, तनख्वाह की बात करूंगा सीधे उलझ जाओगे, लेकिन अभी है मीर बख्शी का काम सेना की भर्ती, सेना की पदोन्नति, और अब वेतन में आकर बात करती है। सामान्य परिस्थितियों में वेतन कौन देगा? जो आमदनी उसकी कहां से होने वाली है? उसकी जागीरों से। कुछ उनको वेतन देगा, कुछ अपने खर्चे के लिए रखेगा, कुछ पैसा वो राजकोष में जमा कराएगा। बहुत गहरा प्रश्न आइए इसमें आया हुआ है। मनसबदार सैनिकों को वेतन देने के बाद कुछ हिस्सा अपनी जेब में रखेगा अपने खर्चे के लिए, जो बचेगा वो कहाँ देगा? राजकोष में। उसको कहा जाएगा फवाजिल, अधिशेष राशि, सरप्लस राशि। ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है, व्हाट इज फवाजिल? फवाजिल क्या है? अधिशेष, बचा हुआ वो पैसा जो उसको कहाँ देना है? अब राजकोष में। तो अब बात ये, सामान्य परिस्थितियों में जब कोई लड़ाई नहीं चल रही तो सैनिकों के वेतन की जिम्मेदारी किसकी? मनसबदार की। लेकिन जब युद्ध चल रहा है तो सारे सैनिक मनसबों से आ जाएंगे, उनका चीफ कमांडर तो बादशाह हो जाएगा या राज्य का मुख्य सेनापति हो जाएगा। तो उन दिनों में आज से तुलना करो, हमारे यहाँ जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारे कमांडर अलग अलग हैं, लेकिन जब विपत्ति आ जाए तो फिर चीफ कौन? राष्ट्रपति। तो फिर उन दिनों में मामला सारा बदल जाता है। तो मनसबदार सामान्य परिस्थिति में तो वेतन देगा, लेकिन आपत्ति में, युद्ध के दौरान वो सेनाएं सारी किसके नीचे काम करने लग जाएंगी? मीर बख्शी के। और फिर उनको वेतन देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो युद्धकालीन परिस्थितियों में वेतन देगा मीर बख्शी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी जब ये वेतन देगा वो तभी दे पाएगा जब मीर बख्शी एक फार्म पर साइन कर देगा, और वो फार्म कहलाता था सरखत। ये याद रखना। देखिए, चीजें वही बता रहा हूं, इस मामले में आपके हर एक गाइड में बहुत अच्छा लिखा हुआ, हर एक चीज लिखी हुई है, वही चीज। कुछ पूछना चाहते? हाँ, आपातकालीन स्थिति में तो दीवान वेतन नहीं देता है। दीवान वेतन ना किसके नीचे काम कर रहा है यहाँ, लेकिन वेतन है आपातकालीन परिस्थिति में वेतन ये देगा। दीवान वेतन क्या कर रहा है उसकी बात आगे आएगी। वो किसके ऊपर इनकी देखभाल करेगा? जागीरों की देखभाल करेगा। रिपोर्ट किसे देगा? इसको। सिर्फ इनके और इनके बीच की कड़ी। और अगर एक लाइन पढ़ो, अगर किसी मनसबदार को राजा से मिलना है तो इसकी वजह से नहीं मिलेगा, वो किसकी वजह से मिलेगा? मीर बख्शी। मनसबदारों और बादशाह के बीच की कड़ी भी कौन है? मीर बख्शी। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य परिस्थितियों में वेतन तो मनसबदार देगा, लेकिन सरखत नामक पत्र पर जब किसके साइन हो जाएंगे? और आपके सवाल का उत्तर दीवान वेतन, ये उत्तर तब मिल पाएगा जब आप पहले ये क्लियर करो, पे बाकी जागीर क्या है, वतन जागीर क्या है, अल्तमगा जागीर क्या है, दीवान वेतन क्या है, जमींदार कौन है और जागीरदार कौन है। हम दोनों को एक ही शब्द में पिरो देते हैं, जमींदार अलग है, जागीरदार अलग है, सारा ही कुछ आने वाला है। ये तो एक बेसिक ढांचा है। तो ये हुआ बात। मीर बख्शी पर इतनी बात और बता दूं, एक मीर बख्शी जरूरी नहीं कि राज्य में एक ही हो, ये भी ध्यान रहे। औरंगजेब के काल में ये, बस इतना ध्यान रखना, बाकियों के काल में एक था। अब अगली बात यहां आ गई, खान ए सामा, जब पद बनाने वाला व्यक्ति अकबर, लेकिन इसका मूल नाम मीर ए सामा, बाद में इसका नाम पड़ गया औरंगजेब के काल में खान ए सामा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, मीर ए सामा, ये शब्द मैंने यहां लिख दिया, सामा, ये बिंदी हटा दो तो क्या लग जाएगा हिंदी के नियम के तहत? यहां ये लग जाएगा भाई, हमने लिखा मीर ए सामा और बिंदी हटाई तो ये लिख दिया गया सामान। सामान से उत्तर मिल जाएगा। राजा के महलों के साथ साथ राजा की निजी रसोई का अधिकारी, उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी मीर ए सामा, जो बाद में किस नाम से जाना गया? खान ए सामा। लेकिन यहाँ बहुत गहरा प्रश्न है, मीर ए सामा। अब देखिए, हमने 3 कैटेगरियां पढ़ी, तीनों ही बंदे तो ईमानदार होने चाहिए तभी काम चलेगा, पेशेवर भी होने चाहिए, अच्छे योद्धा भी होने चाहिए। लेकिन तीनों ही मामलों में
सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अधिकारी कौन सा होना चाहिए? मीर सामा। भाई वो जहर ही दे दे, बिना लड़ाई मर जाएगा राजा। तो इसलिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मीर सामा जब बना था तो उसका काम था राजा के महलों की रसोई की देख रेख, लेकिन बाद में कारखाने भी इसके नीचे रख दिए गए थे। पहले किसके नीचे थे? दीवाने बयूतात, एक नाम पड़ता है ना सारे कारखानों की मशीनरी का अधिकारी किसके नीचे काम, यहाँ। बाद में इसने भी उसकी देखभाल करी है। लेकिन याद रहे, मीर सामा का पद औरंगजेब तक आते आते जाकर ये माना जाने लगा कि ये पद उसको मिलेगा जो आने वाला क्या है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? यानी कि ये पद इतना प्रभावशाली हो गया कि यहाँ पर राजा के निजी विश्वास पात्रों को ये पद मिलता था, और निजी विश्वास पात्रों के बारे में ये संभावनाएं बहुत रहती थी कि वो तरक्की करके वो कहाँ जाने वाला है। यानी कि इस पद को पाने की सीढ़ी क्या थी, ये समझना। अब ये बच गया। अब अगर हम सल्तनत में पढ़ते रहे तो मामला उत्तर अलग है, मुगल काल में इसका उत्तर अलग है। वो क्या, देखिए, सद्र उस सुदूर शब्द छोड़ दीजिए, एक शब्द को पकड़िए, सद्र। सद्र का मतलब होता था धार्मिक कार्यों को देखने वाला व्यक्ति, राजा का व्यक्तिगत सलाहकार। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपसे इसका काम पूछा जाए तो फिर ये नहीं है, न्याय करने का काम नहीं है, वो अलग है, एडिशनल काम है। इसका मूल काम क्या है? इसका मूल काम है ये, दीवाने वक्फ क्या था? दान में दी गई भूमि। सयूर गाल, एक शब्द और पढ़ोगे आप, ये आपको पढ़ना है, मददे माश, सयूर गाल, अल्तमग्गा। ये जो जागीरें हैं, ये जागीरें अनुदान के रूप में दी गई हैं, दान के रूप में दी गई हैं। आप एक लाइन में उत्तर, अगर ये शब्द याद भी ना हो, समस्त वो भूमि जो लोगों को वजीफे के रूप में, धार्मिक कार्यों के रूप में, वीरतापूर्ण कार्यों के रूप में, जब टैक्स फ्री करके उसके टैक्स भी सारे किसको दे दिए गए, जिसको वो जागीर दे दी गई, उन जागीरों की देखभाल करने का काम कौन करेगा? सद्र उस सुदूर। फिर बता दूं, दान में दी गई भूमि, वक्त में दी गई भूमि, और इसके साथ साथ खुश होकर कृपा में दी गई भूमि, पुरस्कार में दी गई भूमि, उनके यद्यपि सारे कहकर उनको स्थानांतरित कर दिए जाते थे, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था तो देखनी पड़ती थी। वो कौन देखता है? सद्र सुदूर। और एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन, बाकी सारे अधिकारियों का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। लेकिन एक और काम इसका, ये जो लिखा पड़ा, दीवाने कजा, कजा शब्द को ठीक कर दो, कुछ यूं लिख दो, काजी। वो तो डिपार्टमेंट था, ये उसका अधिकारी था, काजी। लेकिन याद रहे, यहां एक और फिर गड़बड़। कई बार सही मायना तो ये है, इसकी नियुक्ति करेगा सद्र उस सुदूर, जो काम क्या करेगा? न्याय। किसके ठीक नीचे? तो एक उत्तर आ गया, इस हिसाब से तो ये न्याय करने का काम नहीं करेगा। लेकिन कई परिस्थितियों में ये पद और वो पद, दोनों पद एक आदमी को भी दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। जैसा कि आज आप देखो, आज हमारे राज्य की बात करो, पिछले गहलोत के काल की मुझे याद है, अभी तो करंट से मैं जुड़ा नहीं, 11 विभाग उसके पास थे। यानी कि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कुछ ऐसे विभाग जो उनको लगता है कि मेरे मंत्रिमंडल में इनको ठीक ढंग से निभाने वाले लोग नहीं है, या वो विभाग बहुत ही संवेदनशील है, वो मेरे पास ही रहने चाहिए, वो रख सकता है उनको। तो यहाँ कई बार मुगल काल में क्या किया गया, यद्यपि उसकी नियुक्ति करने वाला ये है, लेकिन कई परिस्थितियों में ये दोनों पद पे काम वो नहीं करेगा, ये करेगा। कहीं ये मत समझ लेना सदर का काम कौन कर सकता है? काजी। यूं बोला जाएगा, काजी का काम कौन कर सकता है? सदर। कुछ परिस्थितियों में, हमेशा नहीं। ये ढांचा क्या है? सिर्फ केंद्र का। और ये इतना जोर मैंने इसलिए दिया, अब सारा इसके जैसा एक समझ में आ गई तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है। वजीर, वकील, दीवान, वित्त व्यवस्था। अब कुछ अधिकारियों के नाम मैं अलग रखूंगा, इसके साथ जोड़ूंगा तो वो दिक्कत नहीं है, वैसे जोड़ देता हूं, चलो कुछ आसान हो जाएगी बात। केंद्र में कुछ और मंत्री हैं, जैसे ये नाम याद रखना, मीर आतिश। सब लिखे हैं आपके चार्ट में, बस मैं तो एक आज ये टॉपिक ऐसे है इनकी फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। मीर आतिश, जो महत्वपूर्ण है वही लिख रहा हूं। मीर तुजुक, बहुत ही प्रसिद्ध। मीर बर, याद रखना। मीर ए बहर, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये।
और एक नाम मैं लिख रहा हूं जो आपके बहुत ही छोटा सा नाम दिया गाइड में, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मुसद्दी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और एक नाम जो पेपर में बहुत बार आया है, वाकिया नवीस। इतने याद रखना, नाम तो और भी बहुत है, गौर कीजिए। दोबारा इनका काम बताता हूं, नेट में सीधे सीधे आते हैं, ये बड़े बड़े कंपटीशन में यूं ही लिखे होते हैं और इनके काम लिखे होते हैं और कुछ नहीं लिखा होता। मीर आतिश आपने पढ़ा भी है, तोप खाना। मीर तुजुक, यह मामला थोड़ा है, दरबार के सभी उत्सवों को देख रेख करने वाला, उनका आयोजन करने वाला मैनेजर, राजा के महलों का मैनेजर मीर तुजुक। लेकिन अब ये मीर बर और मीर बहर मिलते जुलते नाम। ये तो हो गया जल सेना का अधिकारी और ये हो गया वनों का अधिकारी। लेकिन अब यहां आ जाइए, कल तक हमने एक बात की, बरीद, दरोगा, ये डाक चौकी किससे संबंधित है? वो गुप्तचरों से। तो यहां आइए, ये गुप्तचर तो नहीं है, इस शब्द को हटाओ एक बार, ये नवीस शब्द हटाओ, इस शब्द को पकड़ो, वाकया। आज भी बोलते हैं वाकया, घटना, वाकया हो गया वहां, उसको देखने वाला, वाकये को देखने वाला वाकया नवीस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अखबार नवीस, खबरें लाने वाला, साम्राज्य की घटनाओं को इकट्ठी करके राजा को नहीं देगा, ये जिसको देगा मीर बख्शी को। लेकिन मीर बख्शी को किसके माध्यम से? इसलिए मैं पहले नहीं लिखने वाला था, एक बार तो सिर्फ आप अपना काम लिख दीजिए इसमें, मैंने जो बताया। अब जब प्रांतीय काम आएगा तो इनका काम आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद प्रांतीय शासन। पहली बात तो ये, मुसद्दी, बंदरगाहों की देखभाल करने वाला। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहला नाम हमने लिया मीर आतिश तोप खाना, मीर बहर जल सेना, मीर बर वनों का अधिकारी, मीर तुजुक दरबार के उत्सवों का मेलों का अधिकारी, वाकया नवीस अखबार नवीस, खबर नवीस जिसे कहते हैं, लोग बहुत है, हरकारे, खुफिया नवीस, नाम तो कई थे, स्वानिध निगार खानम, नाम बहुत है, लेकिन ये थीम है पेपर में आने वाली, मुसद्दी बंदरगाहों की देखभाल करने वाला, बहुत बड़ा नाम है ये। पर अब एक चीज और ध्यान रखना, इसको समझना है तो इसको भूलना नहीं है, इसी पे मैंने इसलिए जोर दिया है। ये चीज क्लियर होगी तो वो क्लियर है, सारा ही क्लियर है। प्रांत को कहते थे, पता नहीं है बात, सुबह आज भी बोल देते हैं। तो फिर जो इसको देखेगा वो कौन हो गया? सूबेदार। एक नाम इसका ये भी लिया जाता था और एक नाम ये भी लिया जाता था, सॉरी नाजिम, ये। लेकिन यहां थोड़ा सा आपको बस सामने पड़ा उत्तर, इसका काम क्या है सूबे में? पहले बात, सूबे में शांति बनाए रखना, ये तो जरूरी है। फिर ये क्या करेगा? 3 काम बता रहा हूं, पकड़ लेना बात। इसके नीचे एक सैनिक टुकड़ी भी होती थी, ये क्या करेगा? सूबे में शांति भी बनाए रखेगा, कोई विद्रोह हो गया राजा के खिलाफ उसे दबाएगा, अगर कोई जनता लगान ना दे हो तो फिर अपने सूबे में छोटे अधिकारियों की मदद भी करेगा और छोटे मोटे न्याय भी करेगा, अपने सूबे में कुछ न्याय भी करेगा। तो उसका सारा नाम और ढांचा ये है, सूबेदार, सिपह सालार, नाजिम, ये याद रखना है। अब देखिए, फिर आ जाइए, मैं वही नाम दोहरा रहा हूं, दीवान, बख्शी और फिर नाम सदर। देखिए वही नाम दोबारा दोहरा दिया मैंने। अब इस ढांचे को थोड़ा सा कम शब्दों में, दीवान किसके नीचे काम करेगा? शाही दीवान। ये क्या देखता है? वित्त व्यवस्था। ये वित्त व्यवस्था भी देखेगा, लेकिन कहाँ की? इसका एरिया फिक्स हो गया, उसका एरिया फिक्स नहीं है, वो पूरे साम्राज्य की वित्त व्यवस्था देखेगा नहीं। किन की रिपोर्टें चेक करेगा? प्रांतीय दीवानों की। आज भी नौकरशाही ऐसे ही चल रही है। अब हुआ क्या? बख्शी, थोड़ा फर्क आ गया, ये अपनी रिपोर्ट किसे देगा? और अब देखो इसका गांव, प्रांतीय सेना, ये तो उत्तर सीधा है, लेकिन अब प्रांतीय सेना इसका मुख्य काम नहीं है, क्योंकि सेना तो फिर मनसबदारों के पास चली गई। अब इसका मुख्य काम बदल गया, आपकी किताबों में वो नहीं लिखा। काम देखिए, अभी मैंने नाम लिखा था वाकया नवीस, वाकया नवीस, खुफिया नवीस, गुप्त अखबार वाले लोग जो हर किसी को अपनी बात नहीं बताते,
स्वानिध्य, निगार, खानम, हरकारे, वो सारे किससे जुड़े हुए हैं? खबरों से जुड़े हुए हैं। उन सारों का नेता कौन है? ये है गुप्तचरों का नेता। और ये रिपोर्ट किसको जाती है? बख्शी को, मीर बख्शी को, और मीर बख्शी से जाती है बादशाह को। तो इसलिए काम तो सेना का है, सेना काम इसका एडिशनल हो गया। अब इसका काम हो गया मूल क्या है? गुप्तचरों की रिपोर्ट लेना और वो रिपोर्ट मीर बख्शी को देना, ये याद रखना। अब यहाँ आ जाइए, सद्र काम वही, लेकिन इस सद्र का काम अब उससे थोड़ा अलग। वो सद्र तो किसकी नियुक्ति करता था? काजी की। कभी कभार न्याय भी करता था, लेकिन ये तो सूबे में न्याय ही करता था, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रहे सद्र। अब ये प्रांत, मान लो आपसे ये बातें भी ना पूछी जाए। अब मैं एक चीज और लिख रहा हूं, प्रांत के बाद अगला विभाजन है ये, और उससे अगला विभाजन है ये, और आपसे विभाजन ही पूछ लिया जाए। जैसे वैदिक काल में पढ़ता है, हम पढ़ते ना, ग्राम, परिवार, गांव, जन, परिवार, ग्राम, मैंने गलत बोला है, विश्व, जन, राष्ट्र। याद रहे, जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, जनों का तो है, जनपदों का नहीं। तो यहां याद रहे, क्रम पूछ ले, ऋग्वेदिक मुगल काल में केंद्र, सूबा, सरकार, परगना। और इस बार नेट में एक प्रश्न आया, इन दोनों के बीच में भी कुछ था। ये प्रश्न आया इस बार नेट में, सीधा विभाजन पूछा गया है। वो क्या था उस पर विवाद करेंगे, पर पहले ये याद रखें। अब यहां वापस लिख रहा हूं सरकार। सरकार में आइए, सूबे में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? सूबेदार। यहां वो काम जो करेगा फौजदार। हो गया एक अधिकारी, तो क्रम वही चल रहा है, काम वही है, ओहदे कम होते जा रहे हैं। बादशाह सबसे बड़ा सेनापति, उससे छोटा सूबेदार, उससे छोटा फौजदार। अब आइए फौजदार, अगला अधिकारी अमल गुजार, अगला अधिकारी खजानदार, और एक अधिकारी बितिकची। ये चार, इनके काम। अब थोड़ा इसमें और समझने की बात है, फौजदार, अमल गुजार, खजानदार, बितिकची, सेम बात है। बदलाव अगर है तो क्यों है, यही पढ़ना है, बाकी रटने की बात है। लेकिन देखो, एक तो कॉमन हो गई, फौजदार का काम है शांति बनाए रखना, लगान वसूली में अधिकारियों का सहयोग करना, विद्रोहों का दमन करना। लेकिन अब यहां आ जाइए, पहले हमारे पास यहाँ अगला अधिकारी होता था दीवान, जो वित्त व्यवस्था देखता था। अब क्यों नहीं है वो नाम? बड़ा सामान्य होता है। थोड़ा अपने एरिया में चलो, पटवारी, पटवारी के बाद गिरदावर, गिरदावर के बाद नायब तहसीलदार। एक क्रम, वैसे तो लोग बहुत, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार। क्या आपने कभी सुना एक गांव में 10 तहसीलदार? नहीं सुना। लेकिन एक पंचायत में या एक एरिया में एक पटवारी तो होता है, लेकिन एक उपखंड में कई पटवारी हो जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रशासन का विभाजन पब्लिक तक पहुंच रहा, अब अधिकारी भी कौन हो रहे हैं? जो सीधे किससे जुड़ रहे हैं? पब्लिक से जुड़ रहे हैं। तो अब जो अधिकारी हम पहले 2 कैटेगरियों में पढ़कर आ गए, वो सीधे जनता से नहीं जुड़े हुए, वो जनता से जुड़े हुए अधिकारियों की रिपोर्ट लेते हैं। तहसीलदार क्या जाके लोगों से पूछता है तुमने मामला दिया कि नहीं दिया? नहीं पूछता। गिरदावर भी नहीं पूछता। कौन पूछता है? पटवारी पूछता है। तो जैसे जैसे कैटेगरी नीचे आ रही है, अधिकारी कैसे हो रहे हैं? पब्लिक से जुड़ रहे हैं। तो अब देखिए, सरकार, सरकार किसका समूह है? और अगर एक बात कह दूं, चकलों का भी। तो चकलों में क्या है? गांव, बहुत सारे गांव हैं और शहर भी हैं। तो इनका जो ढांचा है अब सीधा किससे जुड़ने जा रहा है? पब्लिक से जुड़ने जा रहा है। तो फिर इनके अब काम चेंज हो गए। कैसे चेंज हुआ? इसका काम तो शांति बनाए रखना, ये क्या करेगा अब? लगान वसूली, अमल गुजार, ये ध्यान रखना। अब यहां आ जाइए, जब ये काम समझ में आ गया तो फिर अगला काम तो सामने ही पड़ा है। लगान वसूली तो करेगा, देगा किसे? खजानदार को, और खजानदार प्रांतीय दीवान को, और प्रांतीय दीवान शाही। तो आ गई बात, यहां तो लगान वसूला जा रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है।
आगे इकट्ठा नहीं, आगे तो रिपोर्ट ली जा रही, ले आओ भाई जो है रिपोर्ट ले आओ, खजाने से ले आओ, और वो रिपोर्ट प्रांतीय दीवान, और प्रांतीय दीवान से रिपोर्ट शाही दीवान, उसके पास रिपोर्ट है सारे साम्राज्य की, प्रांतीय दीवान के पास रिपोर्ट है अपने परगनों और सरकारों की, और जब और नीचे चले जाओगे तो परगने के लोगों के पास अपने छोटे अधिकारियों की। तो मातहत सिस्टम तो वही चल रहा है। तो अमलगुजार ने लगान वसूला, दिया किसे? खजानदार को। लेकिन लगान कहां से कितना वसूला, कितना बाकी रह गया, उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? ये रखेगा। तो आज पटवारी को दोनों काम दिए हुए। आज काम क्या कर दिया हमने? लगान भी ले जाएगा और रिकॉर्ड भी रखेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सही मामलों में रिकॉर्ड तो बरानी पटवारी के पास होता है कि नहीं? कितनी भूमि है, कितनी खाली पड़ी है, कितनी खाली है, कौन सी खेती के लायक है, इसी से तो पानी बनते हैं। आप पानी की बारी बनवाने जाओ तो पानी बढ़वाने जाओ, किसी का बनवाने जाओ तो पहले तो जमीन का सर्वे तो होगा, वो होगा। तो उस तरह से ये शांति, लगान वसूली, खजाने में जमा, उसका रिकॉर्ड कहां पर? सरकार में। अब आ जाइए परगना, सरकार से छोटी इकाई, बिल्कुल ढांचा वही, बिल्कुल नहीं बदलेगा, थोड़ा सा नाम, काम वही। अब देखो परगना, परगने का पहला अधिकारी शिकदार, शांति बनाए रखेगा, छोटा फौजी है। अब अमलगुजार का नाम और छोटा हो गया, बिल्कुल ही गांवों से जुड़ गया, पब्लिक में जुड़ गया। आमिल, जहां मैंने पहले खजानदार लिखा था अब मैंने लिख दिया, काम वही है। लेकिन अब यहां कारकुन, कानून गो, ये ध्यान रखना। देखिए इसका ढांचा आप पढ़ते हैं, क्या था? शिकदार का काम तो क्रम चल रहा है, बादशाह, सूबेदार, फौजदार, शिकदार, वो तो क्रम है, उनका काम है शांति बनाए रखना अपने टुकड़े में। आमिल क्या वसूलेगा? लेकिन याद रहे इसमें थोड़ा विवाद है। जहां तक सही उत्तर मैं मानता हूं, जो मेरे नजरिए में, मेरे तजुर्बे में आया, अकबर ने एक अधिकारी की नियुक्ति करी थी, करोड़ी, पढ़ोगे आप, 18वें साल करोड़ी लगाए। अगर इसको वो मान लूं, आईएएस की बुक में लिखा है अकबर के काल में सबसे ज्यादा खालसा भूमि थी, जहांगीर के काल में सबसे कम खालसा भूमि थी। अगर पेपर में आता तो आप लगाते औरंगजेब के काल में सबसे कम खालसा भूमि थी, ये लगाओगे आप। वजह है औरंगजेब के काल में क्यों नहीं? अकबर के काल में सूबे कितने? लेकिन औरंगजेब के काल में पतन तो हुआ मुगल काल का, लेकिन साम्राज्य भी सबसे बड़ा किसका था? औरंगजेब का था। तो अभी सूबों की संख्या कम थी, और 18 जो सूबे बने ना जहांगीर के काल में, नए नहीं जीते गए, उनको अलग किया गया, निकाला गया किसी से। लेकिन इसीलिए एक प्रश्न सीधा मैंने पढ़ा, सबसे ज्यादा खालसा भूमि किसके पास? अकबर के काल में। सबसे कम खालसा भूमि जहांगीर के काल में। और अकबर ने खालसा भूमि से लगान वसूली करने के लिए जो अधिकारी लगाया वो था आमिल, और उसका एक नाम था करोड़ी। और करोड़ी का मतलब 1 करोड़ नहीं है, 2,50,000 रुपए जहां से आमदनी आती थी, जितनी भूमि से आती थी उतनी भूमि का एक अधिकारी हो गया करोड़ी। जितनी भूमि से हमारा रजिस्टर, अब आपको अगर थोड़ा पढ़ा होना तो थोड़ा मेरे को कम बताना पड़ता है। अगर आपने भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी हो तो एक शब्द पढ़ा होगा, दस्तूर उल अमल, एक शब्द है उसमें, क्या? रजिस्टर, लगान का, फसलों की दरों का, फसलों की सूचियां हैं, और उन सूचियों के आधार पर लगान पता लगता था कहां से कितना आएगा। ब्याज हमारा सरकार, आप जीके में पढ़ते हो, सबसे ज्यादा फसलें कहाँ हुई, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, उत्पादन में वृद्धि कहाँ हुई, कैसे पता लगता है? कहाँ से जाता है रिकॉर्ड? पटवारियों से ही तो जाता है। वो झूठ और सचों में वो बात नहीं कर रहा। तो आखिरकार सरकार के आंकड़ों का आधार क्या है? कागजी काम। कागजी काम के बिना काम नहीं होता। तो कागजों में जितने एरिया से 2,50,000 रुपए की आमदनी खालसा भूमि से आएगी, उस एरिया को नाम क्या दिया गया? उस अधिकारी को नाम दिया गया आमिल, और उसका नाम था करोड़ी। ये याद रखना। तो ये हो गया, लेकिन काम तो वही रहा, लगान वसूलना ही रहा ना मूल काम। तो लगान वसूल कर देगा किसे? फौजदार। फौजदार कौन है? खजांची। फौजदार को नाम है हिंदी में खजांची, जिसको हमने पिछली कड़ी में क्या पढ़ा है? खजानदार। यहाँ वो हो गया फौजदार। और अब ये आपकी उलझन ना हो इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा बता रहा हूं। कारकुन, लिपिक, जो काम कौन कर रहा है? बितिकची। पिछली कड़ी में
सरकार में जो काम बितिकची का है वो काम परगने में किसका? कारकून। अब देखो मुगल काल का जो लाइन मुझे मिली इसको उन्होंने कह दिया लिपिक लेखक, और लेखकों का मुखिया कानून गो, और वो आज का क्या है? पटवारी। ये जानना है। लेकिन उत्तर कुल मिला के इस पूरे ढांचे में क्या निकल रहा है? दो काम बहुत मुख्य हैं, एक तो शांति बनाए रखना, दूसरा जनता से लगान वसूली करना। और फिर लगान वसूली के साथ ही दूसरे अधिकारी जुड़ गए, कोई रिकॉर्ड रख रहा है, कोई खजानेदार है, खजाना साथ ही चल रहा है, वो जमा कराता जाएगा, वो आगे भेजता जाएगा। ये एक बेसिक ढांचा है। अब इसके बाद क्या हुआ? ये हो गया, ये एक ढांचा हो गया। अब गांवों में पहुंच गए। एक बात पेपर में आया था, कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न आप पढ़ते रहे हो अब तक, खूत, मुकद्दम और चौधरी, गांवों की व्यवस्था देखने वाले। अब बदलो नाम, देशमुख, पाटिल। ये पेपर में आया था कॉलेज लेक्चरर में कि गांवों से लगान वसूलने वाले मुखियाओं को किस और नाम से भी जाना जाता था? देशमुख, जमींदार, पाटिल। अब जमींदार देखो, जमींदार वो जमींदार नहीं कह रहा हूं मैं जो आपके दिमाग में पिक्चर बन रही है, छोटा, जो एक उसका उपनाम है, देशमुख, पाटिल, जमींदार। सीधी लाइन लिखी है, किरण में पढ़ लेना, कहीं पढ़ लेना, और बड़ी बड़ी किताबों में सीधी लाइन पेपर में आई हुई है कॉलेज लेक्चरर में। इसलिए अब तक हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा खूत, मुकद्दम और चौधरी, उनका नाम मुगल काल में क्या पढ़ा जा रहा है? देशमुख, पाटिल। ये याद रखना। लेकिन अब एक ही शब्द और, इस सब में एक चीज अलग बची हुई, शहर। शहर का शासन देखने का एक अधिकारी, इतना याद रखना, कोतवाल। अब आपकी बात भी ठीक ठीक कल इन्होंने बात करी थी, अब मैं बता दूं, वो क्लियर कर दूं। आज मैंने देखा शहर का काम तो कोतवाल देख रहा है, लोगों के आचरण को कौन देख रहा है? मुहत्सिब। लेकिन अगर कहूं पुलिस अधिकारी, कौन? मुहत्सिब। कानून की व्याख्या करने वाले मुफ्ती, मुसद्दी और मुफ्ती। देखिए नजदीक का उच्चारण है। मुसद्दी बंदरगाहों की देखभाल, मुफ्ती कानून की व्याख्या। अगर अब तक जो पढ़ा है और ठीक उसको आपने ढंग से पढ़ा है तो एक बात याद रखना, जहां भी किताब में ये बात थ्योरी में लिखी मिलेगी, गाइडों में नहीं, उसका उत्तर गौर से समझना। मुफ्ती का काम काजियों का सहयोग करना, उनके पास बैठेंगे, कानून की व्याख्या करेंगे। लेकिन अकबर के काल में कानून की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी किसे मिल गया था? किस नियम के तहत? मजहर 1579 फैजी ने पढ़ा था, शेख मुबारक ने लिखा था। फैजी और अबुल फजल दो भाई थे और मुबारक उनका बाप था। 1579 आज से 2007 में स्कूल लेक्चरर में आया था कि मजहर की घोषणा अकबर ने कब करी, और वो उत्तर गलत था, बोनस अंक मिले थे उसमें। 1579 था ही नहीं, 1580, 81, 82 और 84 ये ऑप्शन थे। 76वां प्रश्न था वो, और उसके नंबर सबको मिले थे। तो याद रहे 1582 में दीन इलाही काबुल विजय के बाद, और 1579 में मजहर की घोषणा, जिसको स्मिथ ने इनफॉलिएबल डिक्री, अचूक आज्ञा पत्र जिसका कभी भी पतन नहीं होता। तो ये तो कुछ अधिकारी हैं। अब यहाँ आपकी बात ठीक थी, ये दरोगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान रहे, औरंगजेब के काल का दरोगा सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, वो जिसको उसने नियुक्त किया था मंदिरों को गिराने के लिए। लेकिन आमतौर पर इसका काम मंदिरों को गिराने में नहीं होता था। लेकिन अकबर के काल का दरोगा तो मंदिर नहीं गिराता था, लेकिन औरंगजेब के काल का दरोगा मंदिर गिराता था। लेकिन अब ये हो गया, ये यहाँ भी देखा जाए तो इनकी नियुक्ति भी तो कौन करके गया था? औरंगजेब ही करके गया। लेकिन जब आप कभी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बुक पढ़ो तो जब आप मुगल प्रशासन ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। अकबर के साथ ही उसने मुगल प्रशासन जोड़ दिया। उत्तर क्या मिला? हम मुगल प्रशासन पढ़ रहे हैं तो हम किसे पढ़ रहे हैं? अकबर को ही पढ़ रहे हैं। संगठन तो उसने ही किया है। अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर में उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने आकर, मैंने थोड़ा बहुत पूछा भी क्या 10 घंटे की क्लास वो कराते हैं, 15 दिन में सिलेबस करा देते हैं, तो पढ़ाने वाले तो चलो पढ़ा देंगे, 10 घंटे सामने झेलने वाला भी तो चाहिए। तो वहाँ बात पूछी गई, भाई वो कंसेप्ट इतना जल्दी कैसे करा देते हैं? तो क्या चतुर्वेदी जी आए, मैं जानता हूँ चतुर्वेदी जी को, मेरी उनसे बात हुई थी पीएचडी के सिलसिले में, तो वो मेरे मित्र के गाइड भी हैं, क्लास लेने आते हैं वो लोग वहाँ कोचिंग सेंटर्स में। उसने अकबर पढ़ाया, वो प्रशासन पढ़ा रहा था मुगलों का, ये ढांचा बताया ही। उसने बात ही करी कि सबसे पहले मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांटने का काम किसने किया? अकबर ने किया।
कितने में बांट दिया ये ढांचा, और उसने मोटी मोटी बात करते 2-4 अधिकारी बता दिए पूरा ढांचा, जिस तरह से हमें एक एक बात को छू रहे हैं कोई नहीं बताता। वो कहा जाता है कि आप पढ़िए, आपको याद करना है इसे। तो मैंने अभी भी कोई मैं सारी बातें नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ, ढांचा समझ में आ गया तो आप पढ़ लोगे तो काम आ जाएगा, समझ आ जाएगा वो। और ये रीट में भी टोटल ऐसा खासा, लेकिन रीट में प्रशासन से प्रश्न नहीं आते। बड़े कंपटीशन में जिसमें हम बैठने जा रहे हैं वो क्यों देता है इसमें से प्रश्न? क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ता है वो राजनीतिक इतिहास में घुसता है, वो पढ़ो, और इस पे सारे लोग नजरअंदाज करके जाते हैं, या थोड़े बहुत अधिकारी पढ़ लेते हैं और वो सुमेलित करवाता है अधिकारियों को, और कुछ नहीं, ये ध्यान रखते हैं। तो यहीं से प्रश्न बनता है, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो हमने इस पे काम किया है वो ठीक होगा। तो ये ध्यान रहे, एक शब्द इनके बीच में था, गांवों का समूह चकला, और इनके नीचे परगनों के नीचे जो गांव होते थे वो नागला, 2 शब्द हैं। ये तो क्रम खड़ा है सरकार और परगने के बीच में चकला, और परगने के नीचे जो गांव है गांवों को कहा गया नागला। अब बहुत सी चीजें और हैं, नहीं यही तो एक समस्या है, परगने से बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन क्रम में तो यही ठहरता है। जहां भी पढ़ोगे मुगल साम्राज्य में सरकार और परगना नीचे मातहत है, लेकिन परगना क्या है? गांवों का समूह। जैसे इसको उदाहरण में आसान कर दूं, मौर्य काल में हम पढ़ते हैं गांव, संग्रहण, खरवारिक, द्रोणमुख और स्थानीय है क्या, लेकिन गांवों के ऊपर बैठा तो स्थानिक है, जो सीधे किसके नीचे है? जिले के नीचे। लेकिन यहाँ यही तो मामला टेढ़ा है, परगनों के शासन को आसान करने के लिए छोटे छोटे विभाजन किए गए, लेकिन वो विभाजन जब ज्यादा हो गए, गांवों का समूह जब एक गांव से ज्यादा हो गया तो उसको यहाँ रख दिया गया। ये भी क्यों रखा गया? अब इसका उत्तर सुनो। मुगल साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ मंडियां, कुछ एरिए बहुत बड़े थे, लाहौर, मुल्तान, आगरा, जो इसके बाद बंगाल चले जाओ। कल मैंने एक बात और भी नहीं की, शेर शाह ने बंगाल का शासन चलाने के लिए एक अलग अधिकारी लगा दिया था, अमीन बंगला पढ़ते हैं हम, एक अलग ही लगा दिया। इसी से ही तो विवाद खड़ा हो गया कि प्रांत होते भी थे कि नहीं होते थे। लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी देखभाल करने के लिए उनको इसके से काम नहीं चला, उसको और करना पड़ा अलग, तो उस विभाजन का नाम पड़ा चकला। जैसा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, कभी यहाँ बहुत सीटें होती थी एमएलए एमपी की, तो एक तो हमारे यहाँ तो सीधा सा तरीका उसको तोड़कर अलग कर दो, लेकिन उस विभाजन में अंदर घुसो, पहले तो प्रांत, प्रांत के बाद संभाग, इसलिए गड़बड़ होगी। हमारे यहाँ तो प्रांत के नीचे है और यहाँ क्या चीज है, उनको अलग करके। अब चलो एक और आसान बात, ये जो चकला विभाजन है ये प्रशासनिक विभाजन नहीं है, ये सिर्फ लगान वसूली का विभाजन है, इसलिए इसके साथ ये नहीं गिना जाता यहाँ। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो इनके बीच की इकाई ये है। इसलिए राजाओं का जो विभाजन रहता था वो मूलतः किस पर आधारित रहता था? भू राजस्व की वसूली पर, इसलिए अलग जगह है चकला। अब ये ढांचा, कोई अगर 2 लाइनें और बची हैं तो वो आप देख लेना, लेकिन अब मैं इस पर अभी और बात करूंगा, अभी और पढ़ाता रहूं। देखिए कल छुट्टी है, इसलिए मैं अभी और पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं फायदा कल का नुकसान नहीं। आप तो बच गए क्योंकि कल जो काम दिया था वो परसों होगा, ठीक है? हाँ, कौन सा? ये चित्रकला वगैरह वाला पूरा ही है, वो पूरा ही है, उसमें कोई लिहाज नहीं है, वो पूरा ही नहीं और नहीं। देखो वो और इसलिए नहीं जोड़ रहा, पहला काम है हमारा और भागना नहीं है। वहां से रिजल्ट आने वाला है, यहाँ से रिजल्ट मुझे नहीं मिलने वाला। पता है मैं चिल्ला रहा हूँ, पर पता नहीं कितना काम उस पर हो रहा है वो नहीं पता है। अरे बाद में क्या, जीवन भर के लिए समझा रहा हूँ, केवल एक पेपर के लिए नहीं समझा रहा हूँ आपको। ये मत समझना कि फिर कोई वैकेंसी आए और फिर पैसा देकर यहाँ खपने आओ, वो वक्त पता नहीं कौन यहाँ होगा नहीं होगा, वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ, बस दोबारा लौट कर फर्स्ट ग्रेड के लिए मत आओ, लग जाओ। लेकिन बात ये है कि बस ये जो मैं अब करा रहा हूँ ये हमेशा के लिए करा रहा हूँ कि एक बार अब सीख जाओ तो भूले नहीं, दोबारा फिर पढ़ना फ्री टाइम में, तब अच्छा याद होता है। अभी थोड़ा प्रेशर है आप पर। एक बात बताऊं, आज के ढांचे से उसको मत जोड़ो, हमने आज का ढांचा इनसे लिया, सच्ची ये है। हाँ बिल्कुल वही है। देखो मौर्य काल में जो था वो आज मिल रहा है, इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहते हैं? उसका सिद्धांत, उसकी दी हुई राज व्यवस्था आज भी यहाँ पर चली। और हम कहते क्या है, हमारा सारा ढांचा खड़ा 1935 के अधिनियम पर नहीं, नौकरशाही का ढांचा तो ये खड़ा। आज अदालतों में जाओ, अदालतों में भाषा, बोलने का ढंग, कार्रवाई सारी किस पे खड़ी है? ये फारसी ढांचे पे खड़ी।
और उनके लिखने का किसी अजनबी से कोई चीज टाइप करवाना, आपको लगेगा मैं मुगल काल में खड़ा हूँ। पूरा ढांचा ही वही चल रहा है अदालतों में। मुंसिफ इन जो एडीजे जो आप एसएजीएम बोलते हो, उनके हिंदी के नाम लेना, हिंदी के नाम देखना, और उसमें क्या आता है, जिसको सेशन जज कह देते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हो, उनके हिंदी में और फारसी मतलब निकालना, वो यही पढ़े। काजी क्या है, ये वही है जो कभी गुप्त काल में महादंड नायक, आज भी उनका हिंदी में नाम महादंड नायक ही होता है, जज का नाम दंड नायक ही होता है। कार्नवालिस ने जो ढांचा हमें दिया है वही चल रहा है। मेयो ने, रिपन ने, कार्नवालिस ने जो काम किया स्थानीय शासन पे, उसी की तो परिणति आज हमारा ये ढांचा है जिसको हमने बनाया, त्रिस्तरीय ढांचा, जिसको आप पढ़ते हैं। बहुत सी समिति आई, बलवंत मेहता की समिति आई, अशोक की समिति आई, और आखिरकार जो पंचायती राज हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन से खड़ी है। लेकिन अब बात इसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। एक ऐसा शब्द जिसको शायद आप बड़े समय से पढ़ रहे हो, मनसबदारी, और बूते से बाहर होती जा रही। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, पूरा सत्य तो अभी बड़े बड़े लेखकों के पास भी नहीं है कि मनसबदारी ठीक है। इसलिए प्रश्न जहाँ से बनता है हमारा फोकस वही रहना चाहिए। हम किसी सेमिनार में नहीं बैठे, इस पे तो मैं फिर ज़्यादा चर्चा करूं, लेकिन अब मैं बात समझा दूंगा आपको। सबसे पहले प्रश्न आता कहाँ से है, मनसबदारी से। 4 प्रश्न बहुत ऊपरी, और मैं अगर कह दूं कि 99% बात उन 4 प्रश्नों से पेपर में आ जाएगी। मनसबदारी, मनसब शब्द का अर्थ जो बड़ा आसान, पद या ओहदा। एक बात आई कहां से, ये 4 प्रश्न लिखा। मध्य एशिया। सबसे पहले प्रयोग किसने किया इस नीति का, मंगोल। जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था चंगेज खान। जिस सिद्धांत पर आधारित थी दशमलव। ये प्रश्न पढ़ा आप, बहुत कुछ हो गया है ऊपरी बात। अब ढांचा सारा ही बोलूंगा, एक बार तो आप नोट कर रहे हो इसलिए। मनसब शब्द, दारी शब्द हटाओ। मनसब का मतलब पोस्ट, पद, लेकिन ध्यान रहे कैसा पद, ये ध्यान रहे। जो मनसबदार सैनिक नहीं थे, जागीर तो उनको भी अलॉट होती थी, लेकिन वो ये कहलाते थे रोजिंदा। लेकिन मुगल काल में रोल जिनका सबसे ज्यादा रहा, इनका रहा। अगर मैं कहूं मुगल साम्राज्य बना किनसे, मनसबदारों से, जागीरदारों से। अब मैं बात कह दूं, जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है। मान लो मैं आमेर का राजा, मुझे जागीर मिल गई बंगाल, तो मैं जागीरदार। वो जागीर मेरी नहीं, मुझसे ली जा सकती है, चेंज हो सकती है, मेरी जगह किसी और को भी मिल सकती है। जमींदार मैं हूं आमेर का। मैंने अपना समर्पण कर दिया अकबर को कि मैं आपका मित्र हूं, और मुझे वापस अलॉट कर दिया गया क्या, आमेर। मैं मेरी खुद की जगह पे पहुंच गया, और वो वहां पर मेरा क्या अधिकार है, पुश्तैनी अधिकार है। मेरे मरने के बाद वो किसे अलॉट हो जाएगी, मेरे बेटों को अलॉट हो जाएगी, जो आने वाला शासक हो जाएगा। तो जमींदार वो जो अपने ही एरिया में जो वंशानुगत हैं, जागीरदार वो जिनसे ट्रांसफर हो सकता है। और 4 साल से ज्यादा मनसबदार के पास वो जागीर नहीं रहती थी जो ट्रांसफर हो सकती थी। जमींदार की नहीं कह रहा हूं, जो ट्रांसफर हो सकती थी। जागीरें बहुत हैं। एक शब्द याद रखना, पे बाकी। पेपर में ही आता है अल्तमगा, वतन जागीर, ये सारी। अल्तमगा भी वंशानुगत है, लेकिन अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे छीना भी जा सकता है, वापस लिए। पे बाकी का उत्तर बहुत गहरा है, लिखा भी है, समझ नहीं आएगा। मान लो 2 लोग हो, एक के पास एक जागीर ले ली गई, वो मर गया, या उसने कोई कदाचार किया, उससे छीन ली गई, किसी और को देनी है। लेकिन ये तो नहीं इससे छीनी और इधर पकड़ा दी, ऐसा नहीं था। पे बाकी वो जागीर है जब एक से ले ली गई, जब तक दूसरे को लौट नहीं होती, उसके बीच का जो समय वो जागीर पे बाकी कही जाएगी। जब तक वो एक से लेकर दूसरे तक पहुंच नहीं जाती, जैसे कहते हैं एक आदमी मर गया, वो आत्मा दूसरे किसी शरीर में प्रवेश नहीं करी, तब तक वो भटकती है। उस भटकने का समय जो है उस जागीर का, जब तक वो रहेगी वो पे बाकी रहेगी, ये ध्यान रखना। तो मोकासा जागीर मराठों को मिलती थी, ये याद रखना। तो इस तरह याद आए। यहाँ मनसब शब्द से अर्थ क्या है, सैनिक। सैनिक ओहदा, पद, कहां से आया, मध्य एशिया। अगर ये नाम आपके दिमाग में आ जाए मंगोल, तो सीधा अगला नाम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कहां से आए थे, खूंखार लड़ाकू, फीलिंगलेस लोग। नहाने धोने का ज्ञान नहीं, खाने का ज्ञान नहीं, लेकिन लड़ने में बहुत कुशल। बहुत उत्पात मचाया दिल्ली सल्तनत के काल में उन्होंने। मध्य एशिया मंगोलों ने ली, और किसने शुरू करी, चंगेज खान ने। और भारत में जिसने शुरू किया उसे अकबर। ये
ये प्रश्न तो एक बेसिक। अब ये जिस सिद्धांत पर आधारित थी दशमलव, क्या होता है, मनसब वही मिलेगा जिसको 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए, राउंड फिगर में मिलेगा। इसलिए आप पढ़ते हो सबसे छोटा मनसब 10, शुरू में बड़ा मनसब, और अकबर के जीवन के अंतिम दिनों में बड़ा मनसब 12,000। लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं, अब इसका ढांचा समझाता हूँ ये था क्या, बाकी चीजें आप पढ़ लेना। पेपर में ढांचा कभी नहीं आता मनसबदारी का, गौर करना, क्योंकि जब तक इसका मेथड ही क्लियर नहीं है, इसलिए प्रश्न ऊपर ही बनता है, अंदर बनता ही नहीं है प्रश्न। क्योंकि वो जब ब्लॉकमैन कुछ और कहता है, आशीर्वादी लाल कुछ और कहते हैं, और बड़े बड़े नाम है, राम शरण कुछ और कहते हैं, आरपी त्रिपाठी कुछ और ही बात कह रहे हैं, ब्लॉकमैन का जो उत्तर है वो माना जाता है। ये याद रखना, ब्लॉकमैन का उत्तर मनसबदारी में जात और सवार में सही माना जाता है, जिसको मैं अभी बात करूंगा। अब ये इसको समझाई रहा हूं। मान लीजिए 10 बीघा भूमि है, खाली पड़ी, अभी तक खालसा है, एक अंदाजा जो मैं आपको समझा सकूं शायद जितना आसान करके। ये मेरा विभाजन, मेरा बताने का ढंग किताब में कहीं नहीं मिलेगा, ये थोड़ा मैंने बनाया है उसमें से, मनसबदारी बच्चों को कैसे समझ आ सकती है। 10 बीघा भूमि पूरे साम्राज्य का एक एग्जाम्पल है, और वो रजिस्टर में दर्ज है कि भूमि साम्राज्य में तो है, अभी किसी को दी हुई नहीं है, तो वो क्या है, खालसा है। अब मान लीजिए एक राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो उसके अधीन आ गया, कोई और पकड़ा गया बड़ा वीर पुरुष, और उसको वो भूमि दे दी गई। किसके बदले में दी गई, पहले तो ये देखो। और ये ऐसे मत समझ लेना हर महीने वेतन मिलता है और महीने के महीने अलग जागीर मिल जाएगी, नहीं, सालाना 12 महीने का वेतन आपको हो गया अगर आपको क्या दे दी गई, ये 10 बीघा भूमि दे दी गई। और ये भी अभी तक विवाद है कि वेतन 12 महीने का मनसबदारों को मिलता था कि कम महीने का मिलता था, ये भी लफड़ा है, पर माना आखिर यही गया कि 12 महीने का वेतन उनको मिलता था। अब ये 10 बीघा भूमि मिल गई, और मैंने अभी नाम लिया था दस्तूर उल अमल, क्या था, रजिस्टर। किसका, जिन्स की क्वालिटी, जिन्स की दरें, कितनी भूमि, कितनी लगान वसूली वहां से हो सकती है। तो ये दस्तूर उल अमल क्या तय करेगा, किस 10 बीघा की आमदनी हमें कागजों में कितनी आती है। देखो फिर शब्द में शब्द जोड़ रहा, एक तो होता है जमा, एक होता है हासिल। जमा का कौन बताता है कि कितनी आएगी, हासिल क्या, जितनी आई वो सही है कि नहीं है। 10 रुपये आनी थी, 8 रुपये आई, तो सही तो 8 ही है। इसलिए दस्तूर उल अमल ये बताता है 10 बीघा भूमि से आमदनी हमें मान लीजिए कितनी आ सकती है, छोड़िए आसान करो, 10,000। 10 बीघा भूमि, 10,000 का राजस्व हमें साल में इससे आएगा। तो ये अब मनसबदार जो है कितने का मनसबदार हो गया, 10,000 का। एक्यूरेट ये उत्तर नहीं मिलेगा, पर वैसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ आ जाएगा, 10,000 का मनसबदार हो गया। अब उसको मान लीजिए यहाँ पर 100 सैनिक रखने हैं, अपने पास राजा ने ये भी अलॉट कर दिया कि इस 10,000 में से आपको मैं 100 सैनिक दे रहा हूँ, इनकी तनख्वाह आप दोगे। साइन कौन करेगा, मीर बख्शी, यही बात हुआ था, सरखत नाम के हस्ताक्षर करेगा। तो 100 सैनिकों पर उसको ये कह दिया गया आप खर्चा करोगे 5,000, ये आपकी जिम्मेदारी। हमारे पास बचा क्या, आप 5,000, 5,000 में से 2,000 रुपये आप अपने परिवार के लिए रख लोगे, ठीक है। 3,000 रुपये आप कहाँ जमा करा दोगे, राजकोष में। तो 3,000 क्या हुआ, फवजिल, अभी बात करी थी हमने। तो अब हमारे पास उत्तर क्या आया, ये 10,000 का मनसबदार हो गए। लेकिन सवाल ये, जिस समय अकबर ने इसे शुरू किया तो ये छोटा मनसब तो था जो दिया नहीं जाता था, सिर्फ कागजों में था। सबसे बड़ा मनसब था, लेकिन 10,000 के मनसब के टाइम में इतना मनसब तो कोई भी ले सकता है। इससे ऊपर का मनसब सिर्फ राजा का बेटा। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर राजा के बेटे से किसी का पद बड़ा हो गया तो फिर तो कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो गई, वही तमाशा हो गया। राजा का बेटा तो पहले से ही बगावत कर देगा। इसलिए बड़े से बड़े मनसब तो किन के लिए सुरक्षित थे, राजा के राजपुत्रों के लिए। लेकिन योग्यताओं के आधार पर यहां तक लिया जा सकता था। अकबर ने जब इसे 11वें साल में शुरू किया था, लेकिन अकबर के जीवन के अंतिम दिनों में ये बढ़कर कितना हो गया, तो ये भी बढ़कर 2 और बढ़ा दो तो 7,000। तो अब आप क्या पढ़ते हो, आमेर का राजा मान सिंह मुगल दरबार में 7,000 का मनसबदार, और सर्वोच्च मनसबदार किन में, सिविलियन में, राजा के बेटों में नहीं। ध्यान रहे,
सिविलियन को जो सबसे बड़ा मिल सकता है वो किसको मिल चुका था? मान सिंह को। और उसमें 2000 हल्दी घाटी के बाद कटौती कर दी गई थी, कम कर दिया गया था। केवल क्यों? कि उसने एक राजपूत का पीछा नहीं किया। और क्या आप मानते हो कि मान सिंह ने वास्तव में एक राजपूत को राजपूत होने के नाते भागने का अवसर दे दिया? नहीं। छापामार युद्ध पद्धति से बहुत अनजान थे मुगल सैनिक, अगर पीछा करते तो जान से हाथ धोना पड़ता, इसलिए उसने उनका पीछा करना उचित नहीं समझा। भले ही उसकी बेइज्जती हुई, जान से तो बचा। तो ये एक ढांचा तो था शुरुआत। अब ढांचे को आगे बढ़ाते हैं। इस पर आज तक उत्तर नहीं मिला किसी को। अकबर ने अपने जीवन के अंतिम समय में 2 शब्द जोड़ दिए, जात और सवार। आपका तो प्रश्न केवल ये कि जात और सवार किसने जोड़ा? अकबर ने। अब एक प्रश्न और दे रहा हूं। ये बना था मनसब 1 + 60 + 60 + 5 कितना हुआ? सॉरी नहीं, यहाँ 30-30। ये अब कितना हुआ टोटल? 66। ये किसका विभाजन है? इस शब्द का विभाजन। अल्लाह। अकबर ने जब मनसब बनाया था तो अल्लाह शब्दों की अंक गणना करी और उसकी संख्या रखी 66। एक प्रश्न तो ये आपके पेपर में आने के लिए। लेकिन अबुल फजल कहता है कि व्यवहार में कितने मनसब दिए जाते थे? यह पेपर में इस बार आने की संभावना है। अबुल फजल के अनुसार कितने मनसब थे और वास्तव में कितने थे? 66। किसके आधार पर? अल्लाह के आधार पर। और बना 1 30 30 5। अब जैसे अपने कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना मेंटल एबिलिटी में, कुछ इस तरह से। मुझे इनकी गिनती फारसी की नहीं पता, लेकिन इस शब्द का ही मतलब था ये 66। लेकिन अबुल फजल कहता है कि 33 ही वास्तव में दिए जाते थे। और शुरू में कितना था? 10, बाद में हुआ 12। 12 कब हुआ? जब ये शुरू हो गया। जात और सवार। ये जात और सवार है क्या? जितना मेरे भेजे में आया वो मैं रख देता हूँ, और मैं जो रख रहा हूँ वो मैं ब्लॉकमैन का ही रख रहा हूँ, जिसको मानते हैं। थोड़ा मामला पेचीदा है, कोशिश करना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगी मुझे समझाने में। जैसे एक तो ये और एक ये शब्द, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है, इसको तो लो मैंने लिख दिया। एक मनसबदार कितने घुड़सवार अपने यहाँ रखेगा वो तो क्लियर हो गया। जैसा कि मान लीजिए वो 5000 का मनसबदार है तो घोड़े कितने भी रख सकता है? 5000, 3000, 2000, 1000। आसान उत्तर तो ये तो उसका वेतन था, ये उसका पद था व्यक्तिगत, और ये था उसका घुड़सवार। अभी हाँ करूंगा बात, अभी तो सिर्फ एक रफ वर्क किया मैंने इस पर। स्कोर जमाएंगे। 3 श्रेणियां थी मनसबदारों की, जो आप कह रहे हो, अमीर और उमला निश्चित थी। अभी उसी पे आऊंगा, अभी उस पर 5000 का वो मनसबदार है, ये बात ठीक है। लेकिन जात से मतलब क्या है? सवाल तो ये है, झगड़ा यहाँ चल रहा है। नहीं, अब देखिए, एक शब्द मैंने यहाँ लिख कर एक बात तो चेंज कर दी। वहां क्या रख दिया मैंने? घुड़सवार। घुड़सवार तो यहाँ नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया। जात में घोड़े तो, और घोड़ों पर चढ़ने वाले सैनिक नहीं है, तो फिर यहाँ बचता क्या है? केवल यही नहीं बचता। अब वो कहता है कितने कारिंदे, कितनी रसद सामग्री, कितने गधे लाद कर सामान युद्ध मैदान में ले जाने वाले। घुड़सवारों को छोड़कर युद्ध के लिए और भी तो सामान की जरूरत पड़ती है, वो तो इसमें गिना जाएगा। उसको ब्लॉकमैन कह रहे हैं जात। ये जात नहीं है, ये मनसब है उसका। जात से मतलब उस मनसब में कितना घुड़सवारों को छोड़कर और क्या रखेगा, और घुड़सवारों से मतलब है कितने घुड़सवार रखेगा। ये ब्लॉकमैन का मतलब है, विवाद तो और नहीं है। तो इसको कहा गया जात और सवार, जितना मैं समझ पाया और जितना आज तक के इतिहासकार समझ पाए। अब जाके पढ़ना वो यही लिखेगा, इसको छोड़कर जो सामग्री रखेगा वो जात में आएगी, और जो घुड़सवार रखेगा वो सवार में आएंगे। अब देखिए यहाँ इसको ठीक कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझ के लिए था। हाँ वो उसी की बात कर रहा हूँ। वो हाँ, साजो सामान लाव लश्कर के साथ जो जाएगा। रसद सामग्री, अकेले रसद सामग्री में तो कपड़ा खाना आता है, मतलब और भी बहुत सी चीजें उसमें आती है, वो सारा कुछ उसके साथ जाएगा। लेकिन अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हो रखा। ये कितना लिखा था? 5। फिर मैंने कहा ये हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब रख रहा हूं, अगर 5000 जात है और 5000 ही घुड़सवार रख रहे हो
तो आप कौन सी कैटेगरी के मनसबदार हो? फर्स्ट। अब अगली सेकंड कैटेगरी, 5000 का जात है, लेकिन ध्यान रहे ये नहीं होना चाहिए। अगर 2500 भी है तो आप कौन सी कैटेगरी में चले गए? यहां इससे प्लस होना चाहिए, आधा नहीं आधे से ऊपर, तो आप कहां हो? सेकंड में हो। और फिर इसके नीचे आप कहीं भी खड़े हो सकते, यहां से लेकर कहीं भी, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? थर्ड में। अब इनका नाम, पहली कैटेगरी नीचे वाली अमीर उमरा और अमीर उल उमरा, जिसको कभी कभी आप एक नाम से जाने गए हो, खाने ज्यादा, खाने जहां, खाने खाना, सबसे बड़ी पोस्ट, और एक उससे भी ऊपर पोस्ट, और जिसको हमने एक नाम भी दिया था, सूबेदार। तो सूबेदार मनसबदार भी है, सूबेदार सेना का अधिकारी भी है, और सूबेदार की पोस्ट सूबेदार भी है, और एक बहुत बड़ी पोस्ट वो मनसबदार भी है। ये जात और सवार था। अभी इतनी दूर ही बात नहीं है, अभी जहांगीर बाकी है, शाहजहां बाकी है, औरंगजेब बाकी है। एक एक काम जोड़ा है उन्होंने इसके बीच में, वो समझना। अब देखिए, अब ये ढांचा पूरा ही छोड़ दो, जो अब तक पढ़ा वो तो बिल्कुल बचाया है उसने, अकबर ने तो उसको जमाया है। उसमें और चेंजेस क्या किए गए? एक ही प्रश्न पेपर के लिए, पहले मैं उसी पे बात करता हूँ, फिर उलझ जाते हो। दू अस्पा, सिंह अस्पा, ये शब्द ही समझ लेना, अगर कुछ नहीं आए तो ये पेपर में ही आता है। सेना में मनसबदारी में दू अस्पा और सिंह अस्पा किसने चलाया? जहांगीर। ये प्रश्न ही पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ये है क्या? इसमें मैं एक और शब्द जोड़ रहा हूं जो आता है किताबों में, यकस्पा। ये क्या है? अब वहां से एक चीज उठाओ, हमने ये पढ़ा है अभी, सवार। सवार से मतलब क्या है? घुड़सवार। और घुड़सवार कहने का मतलब एक सैनिक एक घोड़ा, यही कह रहे हैं। अब वो कह रहा है मनसबदार के ऊपर सैनिकों का बोझ तो मत डालो, घोड़ों का बोझ डाल दो, घोड़े बढ़ा दो। और वो बढ़ते हैं कैसे? दू अस्पा, एक सैनिक दो घोड़े। सिंह अस्पा, एक सैनिक तीन घोड़े। यकस्पा, यहां थोड़ा मामला है, दो सैनिक एक घोड़ा। इसको ये भी कह देते हैं कई बार निम्न अस्पा, लेकिन आमतौर पर यही बोला गया, यकस्पा। लेकिन एक घुड़सवार तो एक सैनिक घोड़ा तो वो है ही है, अस्पा सवार तो वो है। अगर दो लग गया तो घोड़े कितने? दो। सिंह लग गया तो घोड़े तीन। यकस्पा, दो सैनिक एक घोड़ा। सबसे घटिया कैटेगरी है ये, ध्यान रखना, ये सबसे बढ़िया कैटेगरी है। अब यहां ही जोड़ रहा हूं, आपका विभाजन तो क्या रहता, आप सेना पढ़ते हो फिर वो पढ़ते हो, नहीं, अब यहीं से जोड़ रहा हूं। सैनिक कहते थे जिसको आप पढ़ते हो, यहीं जोड़ रहा हूं। एक सैनिक तो ये है अहदी, एक है दाखिली। थोड़ा सा आसान कर दूं, सैनिक दोनों की भर्ती कौन करता है? मीर बख्शी। ये तो क्लियर है। लेकिन ये अच्छी कैटेगरी है, ये थोड़ी सी दूसरी कैटेगरी। ये सैनिक सीधे किसके पास रहेंगे? बादशाह के पास, किसी मनसबदार के नीचे नहीं रहेंगे। ये किसको दे दिए जाएंगे भर्ती करके? मनसबदारों को। अहदी और दाखिली, गौर करना दो शब्द, अहदी दाखिली। अहदी शाही घुड़सवार, शाही सैनिक, जो सीधे किसके नीचे काम करेगा? बादशाह के। और दाखिली किसको दे दिया जाएगा? मनसबदार को। लेकिन इनको बादशाह के नीचे रखा भी जा सकता है, कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर ये किसको मिल जाता था? मनसबदार को। और अब यहाँ एक और विभाजन जोड़ रहा हूं जो हमने शिवाजी में पढ़ा है। दो तरह के होते थे, एक तो होते थे बरगीर और एक होते थे सिलेदर, ये याद रखना। अब ये बरगीर और सिलेदर क्या है? बरगीर वो सैनिक है जिसको सारा साजो सामान कौन देगा? राज्य देगा, उसको तनख्वाह से नहीं लगाना। सिलेदर को वो सारा खर्चा कहां से उठाना है? अपने वेतन से उठाना है, ये याद रखना है। और बरगीर का वेतन भी ज्यादा है, सिलेदर का वेतन भी कम है। और चलिए और याद रखिए, सबसे बड़ा वेतन किसका है? अहदी घुड़सवार का। उससे कम किसका है? दाखिली। और दाखिली भी कितने प्रकार के? दो, बरगीर और सिलेदर। सरकारी सैनिक है, ये भी सरकारी, लेकिन साजो सामान अपना लाएगा। कह दो होमगार्ड की तरह, इससे ज्यादा बेइज्जती तो क्या होगी? होमगार्ड के हालात बहुत खराब रहते हैं, वर्दी खाकी होती है, बाकी उनके हालात बहुत खराब होती है। तो ये थोड़ा ध्यान में है। तो ये एक ढांचा है जो उसमें फिट था सारा, जिससे मुगल ढांचा। मनसबदारी अगर पढ़ते तो किससे जुड़ी है? वो सेना से ही जुड़ी हुई है। लेकिन अब यहाँ ये भी ध्यान है,
एक ऐसी कैटेगरी भी है जो सेना में यहाँ सीधी नहीं पड़ी जाती। मान लीजिए आमेर के भारमल, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, वो अपने राज्य में रह रहे हैं और अकबर उन्हें कह देता युद्ध के समय मुझे आपकी जरूरत है, आप अपने सैनिक लेकर आओ, तो सैनिक तो वो भी हैं, तो वो सैनिक कैसे गिने जाएंगे? अधीनस्थ राजाओं के सैनिक, वो मनसबदार तो हैं ही, इसलिए वो अधीनस्थ राजा हैं क्योंकि जिस जागीर में वो थे वही जागीर उनको वापस लौटा दी गई है। अगर वो वहां नहीं हो और वो कहीं और काम कर रहा है तो वो क्या है? मनसबदार है। लेकिन अपनी ही राजधानी में है तो मनसबदार होने के साथ साथ वो क्या है? अधीनस्थ राजा भी है। ये ध्यान रखना। पेचीदा बहुत है ये मामला, पर फिर भी जैसा ढांचा था, उम्मीद करता हूं कि कुछ समझाने में सफल रहा हूँगा। मामला थोड़ा पेचीदा है, ये इससे तो गुजरना ही पड़ना था। खुद पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे? थक जाओगे, ऊपर से गुजर जाओगे, ये पेपर में नहीं आएगा, छोड़ दो। इसीलिए मैंने यहाँ जोर लगाया, क्योंकि आप फिर यही करते हैं, ये पेपर में नहीं आएगा, छोड़ दो, सेलेक्ट करने लग जाते हो फिर कुछ काली काली लाइनें। इसलिए थोड़ा मेहनत करना है इसमें। सारा कुछ बताना संभव नहीं होता कभी भी, क्योंकि कभी भी सीमाएं नहीं होती किसी चीज़ की, पर थीम पकड़ाई जा सकती है जिससे आप समझ सकते हो। अब मुझे लगता है मैं तो क्या थका, पर शायद आप थक गए, नहीं तो मैं भी कला पे भी बात करता, थोड़ी स्थापत्य कला पे। हाँ सर। ये जो मनसबदार था, हाँ। इनको जो एरिया दिया जाए वो जगह तो नहीं होती जहाँ पर वो होता था। हाँ, आमतौर पे ये नहीं होता, आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। तो फिर जो अगर वो राजा नहीं है तो नहीं सपोज करो कि मान सिंह को दिया बंगाल का, हाँ बिल्कुल ठीक है, मान सिंह को भेज दिया दक्षिण भारत में या सिंध में, ठीक है।